हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं BCS 011 के यूनिट थर्ड के बारे में। और यूनिट थर्ड का नाम है मेमोरी सिस्टम। और इस मेमोरी सिस्टम से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इस कोर्स का। तो चलिए अब इस वीडियो में हम एक एक करके सब पार्ट्स को धीरे धीरे समझते हैं। और सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी लंबा है और सारी की सारी समरी इस इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताई हुई है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले समरी की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर के दो पैराग्राफ है, इन ऊपर के दो पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल से यही समझाया गया है कि जिस तरीके से हम ह्यूमंस के पास ब्रेन होता है उसी तरीके से कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है, जो कि डेटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के और टाइम आने पर उस डेटा को रिट्रीव करने के काम आती है। सिंपली ये काम ह्यूमन ब्रेन के साथ भी होता है कि जब हमको कुछ डेटा मतलब या कुछ बात स्टोर करनी है तो हम अपने दिमाग में करते हैं, और जब बोलना होता है तो हमने दिमाग से रिट्रीव करके बोल देते हैं। तो सेम उसी तरीके से कंप्यूटर भी क्या करता है, मेमोरी में सारा डेटा स्टोर करता है, और जब उसको जरूरत होती है तो वो डेटा मेमोरी से लेकर स्क्रीन पर शो करता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर येलो से मार्क किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं। सो इनको भी देख लेते हैं एक बारी कि एवरी मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक सेक्शन: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर, और प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। और थर्ड है आउटपुट डिवाइस लाइक विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर एक्सेट्रा। सो ये जो एग्जाम्पल है ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कर सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। सो अब हम सीधा बढ़ते हैं मेमोरी यूनिट की तरफ, क्योंकि चैप्टर ही मेमोरी यूनिट का है, सॉरी मेमोरी सिस्टम का है। सो द मेमोरी यूनिट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर वेयर ऑल द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट एंड रिट्रीव्ड व्हेनेवर नेसेसरी। सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेमोरी यूनिट में क्या होता है, मेमोरी यूनिट में सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में। बाइनरी डिजिट्स मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1। ठीक है, और ये डेटा बाइनरी की फॉर्म में स्टोर होता है, और जब भी कंप्यूटर को जरूरत होती है तो डेटा यहाँ से कंप्यूटर रिट्रीव करता है और यहीं पे स्टोर करता है। ठीक है, अब मेमोरी यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर्स में हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, बहुत सारी और भी डिवाइस होती हैं, फिर उसके बावजूद भी हमें मेन मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ती है? मेन मेमोरी की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि बार बार अगर हमारा CPU जो है वो हार्ड ड्राइव को एक्सेस करेगा तो हार्ड ड्राइव को एक्सेस करने में ही उसका बहुत टाइम चला जाएगा, और जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है वो काफ़ी स्लो भी हो जाएगा। तो इसलिए कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ऑपरेशन है, वो स्लो ना हो, इसलिए हमने क्या करा, इसलिए कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के से ऐसे समझते हैं कि हम कोई कंज्यूमर है या कोई कस्टमर है, हम कस्टमर हैं तो हम शॉप वाले के पास जाएंगे, तो हम डायरेक्ट होलसेलर के पास नहीं जाएंगे, हम पहले रिटेलर के पास जाएंगे। और रिटेलर का काम है कि अगर उसके पास कुछ सामान नहीं है तो वो जाके होलसेलर से लेकर आए। बट लेकिन हम डायरेक्टली कभी भी होलसेलर के पास नहीं पहुंचते। तो सिंपली उसी तरीके से CPU कस्टमर है और जो सेकेंडरी डिवाइस हैं वो सारी होलसेलर हैं। जैसे डायरेक्ट एक कस्टमर होलसेलर के पास नहीं जाता, उसी तरीके से मेन मेमोरी भी CPU भी कभी भी डेटा लेने के लिए सेकेंडरी डिवाइस के पास नहीं जाता। अगर वो जाएगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा, और जो ऑपरेशन हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, वो ऑपरेशन काफ़ी स्लो होगा। इसलिए हम मेमोरी यूनिट का यूज़ करते हैं। अब उसके बाद बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया मेमोरी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। मेमोरी जो है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी और मेन मेमोरी, इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। और सेकंड है सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, इसे मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी भी कहा जाता है। अब उसके बाद ये टेबल देखते हैं, तो इस टेबल में लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसका एक्सेस टाइम काफ़ी फास्ट है, स्टोरेज कैपेसिटी कम है और बिट ऑफ स्टोरेज ज़्यादा है। एक्सेस टाइम का मतलब अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि एक्सेस टाइम का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर डेटा को लोकेट करना और लोकेट करके वहाँ से वापस डेटा CPU तक लेकर आना, तो वो हुआ एक्सेस टाइम। स्टोरेज कैपेसिटी, तो जैसे कि हमारे की हर डिवाइस, जैसे कि कंप्यूटर है,
लैपटॉप है, मोबाइल है, हर डिवाइस में स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि वो कितना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। सो प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी स्मॉल होती है, और जो कॉस्ट बिट ऑफ स्टोरेज है, बिट ऑफ स्टोरेज ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसी उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी मेमोरी की एक्सेस टाइम लेट होती है। एक्सेस टाइम लेट मतलब कि सीपीयू अगर सेकेंडरी के पास जाएगा तो सेकेंडरी से डेटा लाने में उसको काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए एक्सेस टाइम स्मॉल है। स्टोरेज कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा उससे इंटरेक्शन होता नहीं है सीपीयू का, तो सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा डेटा पड़ा रहता है, और बिट ऑफ स्टोरेज भी सेकेंडरी मेमोरी की कम होती है। अब उसके बाद बेस्ड ऑन एक्सेस टाइम, स्टोरेज कैपेसिटी एंड कॉस्ट विद स्टोरेज, द मेमोरी डिवाइस सच एज रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, magnetic tape, CD-ROM and DVD etc. can be categorized into three kind of memory systems. So access time, storage capacity और cost और bit storage के बेसिस पे ये जितनी भी ड्राइव्स हैं, डिस्क्स हैं, उनको तीन मेमोरी सिस्टम में डिवाइड किया गया है। सेमीकंडक्टर मेमोरी सच एज रैम और रोम, मैग्नेटिक मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल मेमोरी सच एज CD-ROM और DVD एक्सेट्रा। सो अब बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद यहाँ पर एक और बात नहीं आई है, यहाँ पे वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर है क्या? सो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर रखती है, इवन दो कि अगर लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी वजह से बंद हो जाए तब भी डेटा पड़ा रहेगा रोम में, ठीक है। रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रोम में डेटा जो होता है वो पड़ा रहता है, चाहे आपके कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से बंद हो गया हो, चाहे किसी भी रीजन से बंद हुआ हो, बट उसमें डेटा पड़ा होता है। तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि डेटा इज स्टोर्ड, डेटा रिमेन सेम, ठीक है। उसके बाद आती है एक वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब है कि जिसमें लैपटॉप या कंप्यूटर बंद होते ही डेटा उड़ जाता है, और वॉलेटाइल मेमोरी का एक एग्जांपल है रैम। सो रैम में डेटा लंबे टाइम तक नहीं पड़ा रहता। अभी ये तो बात हुई हमारी मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की। अब उसके ऊपर एक और चीज आती है, वो होता है कैशे मेमोरी। कैश मेमोरी मतलब, इसको भी एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने आपको भी बताया था कि कस्टमर और होलसेलर रिटेलर के बारे में। अभी उसके रिटेलर और कस्टमर के बीच में एक और चीज आ गई। अब मैं कस्टमर हूँ, मुझको कुछ सामान चाहिए, तो पहले वो सामान मैं अपने घर में देखूंगा कि है कि नहीं है, तो मेरा घर वो कैशे मेमोरी हो गया। अगर मेरे घर में वो सामान नहीं है तो मैं जाऊंगा दुकान पे, दुकान वाला क्या हुआ, रिटेलर, और अगर उस रिटेलर के पास भी नहीं है तो वो जाएगा होलसेलर के पास, और होलसेलर से रिस्पॉन्स एज अ रिस्पॉन्स डेटा या फिर सामान रिटेलर के पास आएगा, रिटेलर से आएगा कैशे मेमोरी में। कैशे मेमोरी क्या हुई, कैशे मेमोरी मेरा घर हुआ, और कैशे मेमोरी से मेरे यूज में आई है वो चीज। अगर वो सेम चीज जो मेरे को चाहिए वो मुझे मेरे घर में मिल जाएगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। सेम उसी तरीके से अगर सीपीयू को डेटा कैशे मेमोरी में ही मिल जाता है तो वो मेन मेमोरी तक जाता ही नहीं है, ठीक है। सो रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये चारों की चारों मेमोरीज जो है ये एक ऑर्डर में, एक हायरार्की में रिप्रेजेंट की जाती हैं, और इसी को हम बोलते हैं मेमोरी हायरार्की, कि मेमोरी की हायरार्की, मेमोरी किस ऑर्डर में काम कर रही है। अब देखते हैं कि मेमोरी हायरार्की में कौन कौन सी चीजें होती है। मैंने ये बताया कि सीपीयू रजिस्टर्स, तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो इंटरनली प्रोसेसर के अंदर होते हैं। रजिस्टर जो होते हैं वो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। रजिस्टर्स के बाद कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी के बाद मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी के बाद वेरियस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। और मेमोरी हायरार्की का यूज इसलिए किया जाता है ताकि डेटा को जल्द से जल्द एक्सेस करके, रिट्रीव करके स्क्रीन पर दिखा दिया जाए, ताकि जो ऑपरेशन है वो जल्दी से जल्दी परफॉर्म हो सके। सो ये रहा डायग्राम कि सीपीयू को कुछ अगर डेटा चाहिए तो वो पहले कैशे मेमोरी में जाता है, कैशे मेमोरी में अगर डेटा नहीं मिला तो वो मेन मेमोरी में जाता है, और अगर उसको मेन मेमोरी में डेटा है तो मेन मेमोरी से डेटा कैशे मेमोरी में जाता है।
ताकि अगर सीपीयू को दोबारा इस डेटा की जरूरत पड़े तो उसको मेन मेमोरी तक ना आना पड़े, और कैशे मेमोरी से डेटा फिर सीपीयू में जाता है। सो ये था अभी तक का इंट्रोडक्शन पार्ट, और अब इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेज। सो मेमोरी के दो ही फंक्शन होते हैं, टू स्टोर प्रोग्राम्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, और टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन। ठीक है, मैंने आपसे अभी ऊपर डिस्कस किया था एक्सेस टाइम, स्टोरेज कैपेसिटी और कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज। सो एक्सेस टाइम यही है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू लोकेट एंड रिट्रीव स्टोर डेटा फ्रॉम स्टोरेज यूनिट। जो स्टोरेज यूनिट से डेटा को लाना और ढूंढकर डेटा लाना, तो ये हुआ एक्सेस टाइम। स्टोरेज कैपेसिटी है अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन स्टोरेज यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक बॉक्स है, उस बॉक्स में जितना सामान आ सकता है आप उतना ही तो फिट करोगे, या फिर एक कमरा है, एक कमरे के अंदर जितने आइटम्स आ सकते हैं उतने ही आइटम्स रखे जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, उस कमरे में कुछ भी सामान एक ऑर्डर में एक सही तरीके से मैनेज नहीं हो सकता। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि अलमीरा, हमारी जो अलमारी होती है, अलमारी में भी डेटा एक लिमिटेशन में ही स्टोर किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता, जिससे कि अलमारी बंद ही ना हो। उसके बाद है कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज। इट इज अ कॉस्ट ऑफ स्टोरेज यूनिट फॉर अ गिवन स्टोरेज कैपेसिटी। किसी भी स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर वो जो पर्टिकुलर एक डेटा है वो कितना स्पेस खा रहा है उसके बारे में ये हमें बताता है। अब इसके बाद है मेमोरी एंड इट्स पर्पस। सो मेमोरी एंड इट्स पर्पस, इसमें हम देख रहे हैं 3 टाइप की मेमोरीज। फर्स्ट है प्रोसेसर और इंटरनल मेमोरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके हाई स्पीड रजिस्टर्स होते हैं वो इंटरनली प्रोसेसर के अंदर होते हैं, और इन्हें टेम्पररी लोकेशन भी कहा जाता है जहां पे प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद आता है प्राइमरी और मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होता है, वो फास्ट होती है और लार्ज मेमोरी होती है, बट प्रोसेसर मेमोरी से स्लोअर होती है। उसके बाद आता है प्राइमरी मेमोरी हैज फास्टर एक्सेस टाइम, स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाई कॉस्ट पर बिट स्टोरेज। सो प्राइमरी मेमोरी के पास प्रोसेसर मेमोरी से स्लो एक्सेस टाइम होता है, ठीक है, बट लेकिन मेन मेमोरी के पास प्रोसेसर मेमोरी से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी और हाईएस्ट कॉस्ट पर बिट स्टोरेज होती है। ठीक है, दिस मेमोरी इज एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर, इट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स विच आर कॉन्करेंटली नीडेड बाय द सीपीयू। सो जो भी डेटा मुझे बार बार चाहिए, ज्यादातर चाहिए, तो वो डेटा कहाँ पर रहता है, मेमोरी में, और प्रोसेसर से मेन मेमोरी तक का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। डायरेक्ट मतलब जैसे कि कस्टमर से लेकर रिटेलर तक का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरीके से प्रोसेसर मेमोरी और मेन मेमोरी का भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। उसके बाद बात आती है सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में। ऑक्सिलरी मेमोरी वो क्या करती है, वो बल्क में डेटा स्टोर करती है, बल्क में मतलब बहुत सारा डेटा। इट इज मच लार्जर कैपेसिटी देन मेन मेमोरी बट इट इज स्लोअर। अभी जो चीज डाटा ज्यादा स्टोर करेगी उस रिट्रीव करने में भी उतना ही टाइम लेगी। अब फॉर एग्जांपल सपोज करो 500 लोगों की लिस्ट में से एक पर्टिकुलर बंदे का नाम निकालना और 20 बंदों की लिस्ट में से एक पर्टिकुलर बंदे का नाम निकालना, दोनों में से कौन सा फास्ट होगा? ऑब्वियसली जिसमें 20 मेंबर्स हैं उसका डेटा जल्दी रिट्रीव होगा। सेम उसी तरीके से जिसमें डेटा कम है उससे डेटा रिट्रीव भी जल्दी होगा, और जिसमें डेटा बल्क में है उससे डेटा रिट्रीव भी देर में ही होगा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। फर्स्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस मेमोरी इज ट्रांसफर टू मेन मेमोरी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी होलसेलर है, और जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी आपका क्या है, रिटेलर है। और जो भी डेटा मेन मेमोरी को चाहिए होता है, या फिर जो भी डेटा या फिर जो भी चीज रिटेलर को चाहिए होती है, वो होलसेलर से होलसेल में लाकर अपने पास रख लेता है। सेम उसी तरीके से
जो भी डेटा मेन मेमोरी को चाहिए होता है वो पहले ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से लाकर अपने पास रख लेता है, ताकि जब भी ऑपरेशन हो या फिर कोई प्रोसेसिंग हो तो वो डेटा जल्दी से रिट्रीव कर सके। और सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम में ज़्यादा का ज़्यादा स्पेस होता है, बट जो ऑडियो और वीडियो है वो कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड फॉर्म में यहाँ पर स्टोर की जा सकती हैं। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ते हैं कैशे मेमोरी के बारे में। सो कैशे मेमोरी का मैं ऑलरेडी आपको ओवरव्यू दे चुका हूँ ऊपर कि कैशे मेमोरी क्या है। सो कैशे मेमोरी एक बार पढ़ लेते हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ हाई स्पीड मेमोरी कॉल्ड कैशे मेमोरी which is used to increase the speed of processing by making current programs and data available to CPU as at a rapid rate। मतलब जल्द से जल्द CPU को सारा डेटा प्रोवाइड करने के लिए मेन मेमोरी के और जो हमारा CPU है उसके बीच में कैशे मेमोरी होती है, जो क्या करती है कैश मेन मेमोरी से डेटा लेके कैशे मेमोरी में स्टोर कर लेती है और वहां से हम डेटा को जल्द से जल्द रिट्रीव कर सकते हैं। इसको भी एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में टमाटर खत्म हो गए और मुझे टमाटर चाहिए, तो मैं पहले कहाँ चेक करूंगा? मैं पहले चेक करूंगा अपने रेफ्रिजरेटर में। तो रेफ्रिजरेटर हुआ कैशे मेमोरी। अगर रेफ्रिजरेटर में नहीं है तो मैं जाऊंगा सब्जी मंडी। सब्जी मंडी होगी हमारी प्राइमरी मेमोरी। अब सब्जी मंडी में जहां से सारी सब्जियां आती हैं, आजादपुर मंडी वगैरह से, तो वो हो गई हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब हमें 1 किलो टमाटर के लिए आजादपुर मंडी जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम पहले ये चेक करेंगे कि हमारे घर में है भी कि नहीं है। तो सेम उसी तरीके से सीपीयू भी यही काम करता है। सीपीयू ये चेक करता है कि डेटा कैशे में है कि नहीं है। अगर कैशे में नहीं है तो वो मेन मेमोरी में जाता है और मेन मेमोरी से डेटा लाके कैशे में स्टोर कर देता है और कैशे से फिर अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग सीपीयू को डेटा मिलता रहता है जितना उसे चाहिए होता है। ठीक है, सो और बाकी की रीडिंग जो है वो आप एक बार इस टॉपिक की पूरी कर लेना। मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आसान से आसान भाषा में। और अगर आपका कोई डाउट हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे कुछ समझना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें। नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, उस पर हमें ज्वाइन करें और वहां पर अपने डाउट्स क्लियर करें। ठीक है, और अब आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेमीकंडक्टर मेमोरी, और इस मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। सो आज की इस वीडियो में थैंक यू, बस इतना ही।